फायर सेफ्टी की जब बात होती है तो बहुत सारे एक्सीडेंट मेरे अपने जहन में घूमने लगते हैं कि मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे फायर के एक्सीडेंट जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ पे देखे, और बहुत सारे लोग अपने इन एक्सीडेंट को शेयर नहीं कर रहे होते और पता नहीं लगता कि भाई वो क्या हुआ। और जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बल्दिया वाला एक्सीडेंट जो है वो उरूज पे पहुँचा हुआ है, लोग उसी को जिक्र कर रहे होते हैं। जबकि उस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट और भी हुए जिसमें बड़े बड़े प्लांट ख़त्म हो गए और फैक्ट्रियाँ जल गईं। हाँ, तो बहुत सारे प्लांटों की मैं बात कर रहा था कि मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर फायर का सिस्टम भी मौजूद होता है, फायर के एक्सपर्ट भी मौजूद होते हैं, वो इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं और ऑडिट भी चल रहा होता है उनके पास। उसके बावजूद भी हादसात हो जाते हैं। तो इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये नज़र आई कि मैनेजमेंट के अंदर कितनी सपोर्ट है फायर और सेफ्टी सिस्टम को आगे बढ़ाने की, उसको अमल कराने की कि लोग फायर सेफ्टी सिस्टम को लेके चलें। तो इस पे मैंने कुछ इस तरह के सवालात यहाँ पे रखे हैं जो आइंदा स्लाइडों में आएंगे कि फ़ायर सेफ्टी की कमिटमेंट को हम कैसे चेक करें। कि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब फायर हो जाती है उसके बाद लोग रिएक्टिव अप्रोच पे आते हैं और कहते हैं किसी बड़े एक्सपर्ट को बुलाओ, गैप असेसमेंट करा लो, सिस्टम को इम्प्रूव करो, नई नई चीज़ें लेकर आ जाओ, लोगों को ट्रेनिंग कराओ और फायर सिस्टम एक प्रायोरिटी बन जाता है। उसके बाद 1-2 साल के बाद फिर लोग उसको भूल जाते हैं, प्रायोरिटीज़ कम हो जाती हैं और फिर आहिस्ता 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 लोग पीछे चले जाते हैं। तो मैंने अपने करियर का आगाज़ ऑयल कंपनियों से किया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती है, पेट्रोलियम की वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होती हैं और एक शोला भी बड़ी बड़ी आग लगा देता है। तो मैंने ऑयल के टर्मिनल्स पे देखा कि ऑयल की गैंट्री पूरी जल गई, 2 ऑयल की टैंकर्स जल गए। ज़रा सी एक चिंगारी की वजह से, एक अर्थिंग ना होने की वजह से ये हादसा हुआ और बहुत बड़ी आग लगी। जब पेट्रोल की आग लगती है तो उसको बुझाना इतना आसान नहीं होता और उस आग के अंदर लोगों के ज़ख्मी भी हुए आग बुझाने के दरमियान। और उसके बाद इस तरह की आग लगी और फिर कंपनियों ने फिर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, एनालाइज़ किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, रूट कॉज निकाले, फायर प्रिवेंशन सिस्टम बनाए और उसके बाद उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। इसी तरह मैंने एक और ऑयल कंपनी में काम किया तो वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात हुए कि ऑयल का टैंकर लोडिंग के दौरान वहाँ पे किसी ने ज़ोर से कोई मेटल की चीज़ मारी, इसकी वजह से एक चिंगारी पैदा हुई और उससे आग लगी। और उस आग के शोले पेट्रोलियम के ऑयल के टर्मिनल्स पे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो 20-20, 25-25 मील दूर तक भी लोगों को नज़र आ रहे होते हैं कि काला धुआं उठता हुआ आ रहा है, काला धुआं वो फेंक रहे होते हैं। और इसी तरह मैंने वो इस तरह के एक्सीडेंट भी देखे कि यहाँ पे लुब्रिकेंट का मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट था कुछ 15 साल पहले, वो जल कर पूरा ख़त्म हो गया। और आग जो लगती है ज़्यादातर जो मेरा एनालिसिस है, ज़्यादातर जो मैंने देखा वो रात के वक्तों में लगी आगें या छुट्टी के दिनों में आग लगी, इस तरह के वाक़यात जो हैं बहुत ज़्यादा हुए। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि हम देखना चाहिए क्या हम आग ना लगने वाला सिस्टम हमारे पास मौजूद है जिसको हम फायर प्रिवेंशन सिस्टम कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद हो कि हम फायर प्रिवेंशन सिस्टम पे काम कर रहे हों, रेगुलर ऑडिट्स कर रहे हों, चीज़ों का मेंटेन कर रहे हों, आग लगने की चीज़ें ही हमारे पास ना हों, जहाँ जिस जिस चीज़ से आग लगने का चांस हो उसको मिनिमाइज़ करते जाएं, कंट्रोल डेवलप करते जाएं, मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर दें, तो फिर हमारे पास इसके चांसेस काफ़ी हद तक कम होते चले जाते हैं। तो मैं एक चेकलिस्ट ही दिखा रहा था कि फायर सेफ्टी सिस्टम के अंदर अपनी मैनेजमेंट टीम की हमें एक कमिटमेंट और एक असेसमेंट करनी चाहिए कि मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, जनरल मैनेजर के लेवल के लोग हैं या मैनेजर लेवल के लोग हैं, हमें उनका एक जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वो फायर सेफ्टी सिस्टम को कितना सपोर्ट करते हैं। उसमें यह कि हमने देखा भाई 1 साल के अंदर आपने कितने ऑडिट किए, कितने ऑडिटरों के अंदर आप इन्वॉल्व रहे, उसके अलग अलग नंबर डाल दें। मिसाल के तौर पे 1 ऑडिट किया है, 2 किए हैं, 3 किए हैं या 4 किए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो इन चीज़ों को देख रहे होंगे। इसी तरह फायर सेफ्टी सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें सपोर्ट की हैं, उनके ज़िम्मे कोई एक्शन आइटम आए तो उन्होंने उसको इग्नोर कर लिया, टाइमली क्लोज़ किया, टाइमली इन्वॉल्व हुए, लोगों को इन्वॉल्व किया और वो अपने हैज़र्ड्स को क्लोज़ करवा दिया। तो ये भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। फिर ये कि उनके एरिया के अंदर फायर फाइटिंग का सामान क्या क्या मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि NFP 10 के हिसाब से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे मौजूद हैं, कितने % वो कवर कर रहे हैं एरिया, क्या वो हम कहें कि 75% कंप्लाइंट है, 100% कंप्लाइंट है या कंप्लाइंट नहीं है या 50% कंप्लाइंट है। तो
तो इस तरह के सवालात जहनों में लोगों के आने चाहिए कि भाई अपना जायज़ा लेके अपना एक स्कोर निकालें और इस स्कोर की बेस पे फिर आगे बढ़ते चले जाएं और अपने आप को और इम्प्रूव करें। इसलिए कि जितने सारे इंतजाम करने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे आग लगती है। ऐसी भी आग लगती, आपने सब कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं, कोई आदमी कोई गलती कर देता है। जब यहाँ आग लगने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं, आग लगने के चांसेस होते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि एक ज़माने में खाने काबा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था मक्का मुकर्रमा में, वहाँ पे भी रेगुलर आग लग रही होती थी और उसमें जगह जगह सामान भी पड़ा होता था और अचानक ये होता था कि भाई कहीं पे आग लग गई। तो उसमें हमें ज़्यादातर चीज़ें जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि कंटिन्यूस चीज़ें ऑन रहती थी। लाइट के बल्ब हैं तो महीने महीने ऑन है, कोई सिस्टम है तो वो भी 2-2 साल से ऑन रखा हुआ है, तो चीज़ें ओवरहीट कर जाती थी, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता था। कोई एसी कहीं लगा हुआ है अंदर तो वो भी कंटिन्यूस ऑन चल रहा होता था, वो एक इस तरह का सबब बन रहे थे। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल करवाया और फायर का प्लान बना के इस चीज़ों को कंट्रोल किया और मिनिमाइज़ किया। इसी तरह यहाँ पे कंपनीज़ के अंदर आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि हम देखते हैं कि हमारी मैनेजमेंट ने क्या फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा रखा है। बिल्डिंग कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कितने % कंप्लाइंट में हैं, क्या हमने स्प्रिंकल सिस्टम लगा रखे हैं। और कई बार होता है कि लोग नहीं लगाते और कई जगह ऐसा भी होता है कि लोगों ने कुछ जगहों पर लगा रखा होता है। तो अब जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम कितने % के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं, वो सवालात सारे यहाँ पे मैंने इस तरह के एड्रेस किए हैं कि जिसके ज़रिए से लोगों को पता लगे कि हम कितने % फायर के अंदर कंप्लाइंट हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई हमारे पास फायर सेफ्टी सिस्टम के अंदर कंप्लाइंस के अंदर साथ साथ ये भी देखते हैं कि भाई लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। लोग फायर सेफ्टी सिस्टम के अंदर हम इसकी रेडीनेस किस तरह चेक करते हैं। बहुत सारी कंपनियों के अंदर फायर की ड्रिल नहीं होती। लोग कहते हैं कि अगर हम ड्रिल करेंगे तो हमें प्लांट बंद करना पड़ेगा, प्लांट को हम बंद करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन का लॉस होगा। इसके लिए फिर हम लोगों से कहते हैं कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि अगर आप लोगों को तैयार नहीं करेंगे, बार बार ड्रिल नहीं करेंगे तो लोग तैयार नहीं हो सकेंगे ड्रिल के लिए। तो इस तरह बहुत सारी ऑयल कंपनीज़ के अंदर हर महीने ड्रिल होती है, ड्रिलिंग के रिग साइट पे हर हफ्ते ड्रिल होती है, इसलिए कि वो बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को तैयार रखते हैं कि कोई भी इस तरह का हादसा हो तो लोग सेकंडों में रिस्पांस करें। कि आग के फैलने का अमल ऑयल के टर्मिनल और डेपोज पे सेकंडों में फैलता है। फक करके इस तरह की एक आवाज़ सी आई और फिर आप गैस मौजूद होती है और उसने आग को पकड़ लेती है। तो इस आग की सिस्टम को हमने असेस करना है कि हमारी मैनेजमेंट हमारी चीज़ों को कितना सपोर्ट कर रही है, तो उनका स्कोर हम निकालते चले जाएंगे। तो ये पूरा मैनेजमेंट का कमिटमेंट का सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम इसका स्कोर निकालते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ एक ही सेक्शन दिखाया है, इसके अंदर 9 इस तरह के अलग अलग और भी एलिमेंट हैं कि इसके अंदर हमारे पास डिज़ाइन और प्लानिंग है कि हमारी फैक्ट्रियाँ जब बन रही होती हैं तो लोग उस वक्त डिज़ाइनिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। लोग बिल्डिंग को जब बना लेते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जी अब डिज़ाइन अब तो पहले हो गया है, अब चेंजेस नहीं कर सकते, अब मुश्किलात हैं इसके अंदर। तो उसी टाइम पे देखना चाहिए कि भाई एग्जिट रूट्स किस तरफ होंगे। डिज़ाइनिंग के टाइम पे इन सब चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि फायर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव हो गए भाई इंस्पेक्शन हो रही हों, एक्शन आइटम कितने क्लोज हो रहे हों, ड्रिल्स कितनी हो रही हों, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर सिस्टम को भी देखना चाहिए कि सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क मौजूद है। कई जगह पे होता है कि सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क को लोग देखना ही नहीं चाहते, हर एक अपने अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। हर जगह सेफ्टी के ऑडिट्स जो होते हैं उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसकी बेस पर वो ये निकालते हैं कि आपकी कितने % कंप्लाइंट है। तो इस तरह की जो शीट है ये पूरा एक स्कोर दिखा रही होती है कि आप इसके अंदर कितने टोटल मार्क्स हैं, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कितना आपके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम के अंदर कितनी आपकी कमिटमेंट है, कितना आपका स्कोर निकल के आता है। तो पता लगा कि एक मैनेजर साहब हैं, उनका स्कोर निकल कर आया 45, 100 में से 45% वो कंप्लाइंट हैं। उसके अगेंस्ट उन्होंने फिर एक्शन प्लान बनाना है। मिसाल के तौर पे उन्होंने फायर की ड्रिल करवानी है अपने एरिया के अंदर, अपने एरिया के अंदर फायर वार्डन्स को मौजूद रखवाना है। तो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि अक्सर कभी कभी लोगों ने वार्डन तो बना दिए लेकिन जब ड्रिल होती है तो वार्डन नहीं होते। लोग कहते हैं जी वार्डन की शिफ्ट चेंज हो गई है, वार्डन आज छुट्टी पे था, बैकअप वार्डन भी नहीं था, बंदा नौकरी छोड़ के चला गया है। तो उसके बाद हमने लोगों को एक ही आइडिया दिया कि मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ द एरिया विल वर्क एज ए वार्डन। अगर वार्डन मौजूद नहीं है तो सीनियर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लीड द इमरजेंसी सिचुएशन बिकॉज ही इज़ द सीनियर एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अपनी फैक्ट्री, अपने प्लांट, अपने टर्मिनल्स पे आप लोग जो सीनियर पर्सन है उनको ज़रूर ट्रेन रखें कि उनकी मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आती है। तो मेरे आज की गुफ्तगू का सारा ये वाला फोकस जो था वो मैनेजमेंट टीम की तरफ है कि मैनेजमेंट टीम जो है वो कितना इन्वॉल्व होती है, कितना पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद फायर सिस्टम को इस्तेमाल करने के दौरान भी बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि एक टर्मिनल पे सिलेंडर कहीं बाहर रखा हुआ था, गर्मी के दिन आए
और वो धूप के अंदर उसके अंदर गैस चार्ज थी, गैस के मॉलिक्यूल ने मूवमेंट शुरू की और अचानक सिलेंडर उड़ा, तकरीबन 30 फीट के फासले पे जाके एक ऑयल के टैंक पे जाके हिट किया उसने। हमें बाद में उस हादसे का पता लगा, मैं उस लोकेशन में मौजूद नहीं था, बाद में जाके मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, देखा, तो उसके बाद हमने देखा कि भाई सिलेंडरों को इस तरह डायरेक्ट धूप में एक्सपोजर पे नहीं रखना चाहिए, उनको कवर करके रखें। कि एक चीज़ आग बुझाने वाली चीज़ रखी थी, उससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा, एक इवेंट हो गया, नियर मिस इंसिडेंट हुआ। इसी तरह हमने देखा कि जब फायर ड्रिल रेगुलर कर रहे होते हैं तो कई बार होता है कि अनट्रेंड लोग होते हैं, तो वो हाइड्रेंट को सही तरीके से जोड़ा नहीं और हाइड्रेंट के पाइप निकल गए, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाइड्रेंट के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर 10 बार के प्रेशर वाला पाइप है, एक आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है, उस पर इतना प्रेशर आया, उसने हाइड्रेंट के पाइप को छोड़ दिया, और हाइड्रेंट के पाइप को उसने जब छोड़ा तो उसकी वजह से भी इंजरी हो जाती है कि पाइप इतनी ज़ोर से आके लगता है, एक साहब को लगा और उनके फ्रैक्चर हो गया। तो ये भी मैंने अपने करियर में इस तरह के एक्सीडेंट भी इन्वेस्टिगेट किए है कि फायर जो हमने सेफ्टी के लिए चीज़ें रखी थी उनसे हादसा होने लग गए, तो इसको भी रोकने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने देखा कि फायर के एक्सटिंग्विशर जो होते हैं इनको इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है। कई लोग उसको गलत तरीके से उठा लेते हैं, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए भी। कोई बार होता है 2 लोग कहते हैं ट्रॉली के व्हील ख़राब हो गया तो उठा के ले जाओ, तो उठाने के तो ये भी बैक इंजरीज बहुत सारी होती हैं। तो आज मैं थोड़ी सी इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि हमें जब भी कोई फायर के इक्विपमेंट या हैवी चीज़ को उठाना हो तो हमें किस तरह उठाना चाहिए। थोड़ा सा मेरा अगला जो स्लाइडें आएंगी वो थोड़ी सी इंजरी प्रिवेंशन के मुतालिक होंगी कि हमें इंजरीज़ किस तरह होती हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई फायर एक्सटिंग्विशर को उठाया, गलत तरीके से उठा लिया, झुक के उठाया तो कमर में चूक आ गई। कमर की चूक से असल में पिछले 2 साल पहले मैं भी गुजरा, तो बड़ी शदीद तकलीफ होती है, आदमी बिस्तर पे आ जाता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि लोगों को बैक इंजरीज ना हो। तो अगली स्लाइडों में थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि इंजरी प्रिवेंशन, कि हमें सिलेंडर उठाते हुए, फायर हाइड्रेंट को पकड़ते हुए किस किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं। तो मैं आपको ह्यूमन बॉडी दिखाता हूँ कि ह्यूमन बॉडी आपको एक नज़र आती है। ये क्या चीज़ नज़र आ रही है स्टेज पे? एक स्केलेटन है, इंसानी ढांचा नज़र आ रहा है। इंसानी ढांचे के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ हमारे जिस्म में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैंने इस पर कोई चीज़ हाईलाइट की स्केलेटन के बाद, तो ये एक और चीज़ यहाँ पे आई कि जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, जॉइंटों को कंट्रोल करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि जॉइंट्स को आप देखें तो अब ये मूव कर रहे होते हैं, इधर भी हाथ चले जाता है, इधर भी हाथ चले जाता है, आदमी घुटने को उठा भी लेता है, मोड़ भी लेता है, और इनको अगर सही तरीके से इस पर ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये आउट हो जाता है, उतर जाता है। उसके बाद इन जॉइंट्स के अंदर दूसरी चीज़ होती है, और क्या नज़र आया? कार्टिलेज, जो कि इन जॉइंटों को मूव कराने के लिए इसके अंदर ग्रीसिंग सी होती है, जो कि आसानी से मूव चले जाता है, वरना ये ड्राई हो जाते हैं अगर जॉइंट्स आपके, तो आपको मूव करने में मुश्किल होगी। उसके बाद कार्टिलेज के बाद इसके अंदर लेगमेंट्स होते हैं। लेगमेंट्स एक जाला टाइप की चीज़ होती है जो कि आपके जॉइंट्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो इन जॉइंट्स पे जब लोड पड़ता है तो जाले इसको आगे पीछे जाने से बचाते हैं। उसके बाद जिस्म के अंदर सारे ये मसल्स होते हैं। ये मसल्स के अंदर वो ताकत होती है जिसके ज़रिए से आप लोड को उठाते हैं, आप सिलेंडर को उठाते हैं। इन मसल्स की ताकत होगी तो आप फायर के हाइड्रेंट को कंट्रोल करेंगे। इन मसल में ताकत होगी तो आप सिलेंडर को उठाकर लेकर जाएंगे। तो अपने मसल्स को ही हमें देखना है कि मसल्स किस तरह के हैं। मसल्स, हड्डियाँ लोड नहीं उठाती, मसल्स उठाते हैं, तो मसल्स आपके मजबूत होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्व्स हैं, कि नर्व्स जो होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। सिग्नल जाता है कि इसको उठाओ, इसको रखो नीचे, इसको बटन दबाओ, इस तरह कंट्रोल करो। नर्व भी 2 तरह के होते हैं, एक सेंसर नर्व होते हैं, एक मोटर नर्व होते हैं। सेंसर नर्व होता है कि अचानक आपको कोई चीज़ लग गई, आग हाथ पे लगेगी तो फ़ौरन आदमी हाथ पीछे करेगा। सेंसर नर्व कहता है गर्म चीज़ है, हाथ जल जाएगा। मोटर नर्व कहता है खुल बंद, ऑन ऑफ। तो ये मोटर नर्व इस तरह काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्व के बाद एक चीज़ होती है इंसानी जिस्म के अंदर, दिखा रहे हैं बैकबोन नज़र आ रही है, स्पाइन। सारा जिस्म हमारा स्पाइन पे कंट्रोल कर रहा होता है। स्पाइन मजबूत होनी चाहिए। अब लोग करते ही हैं कि स्पाइन पे लोड डाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे झटका लगा फायर हाइड्रेंट का, कमर उतर गई। सिलेंडर उठाते हुए लोगों को झटका लगा, कमर पे लोड आ गया। अक्सर लोग बैक इंजरीज, आग बुझाने के दरमियान बहुत सारी इंजरीज होती हैं, एमरजेंसी ड्रिल के दौरान इंजरीज हो जाती हैं, इसीलिए कि लोग अपनी स्पाइन को सही नहीं रख पाते। तो आगे की स्लाइडों में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा किस तरह जिस्म पे लोड पड़ता है, हमें किस तरह रहना चाहिए। तो मैं बात अपनी एक और तरफ लेके जाऊंगा, एक फलक्रम आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी है।
जिन जिन लोगों ने ज़रा फिज़िक्स पढ़ी है मैट्रिक में, इंटर में, यूनिवर्सिटी में, ज़रा हाथ तो खड़ा करें। लगता है फिज़िक्स काफ़ी लोगों ने पढ़ी है। तो फिज़िक्स के अंदर फलक्रम होता है। फलक्रम एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर लोड पड़ता है पूरा आके। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वेइंग स्केल हमने उस पर रख दिया। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किए होते हैं कि लोड किस तरह पड़ता है। हमने 50 केजी का लोड है, इसको उठाने के लिए कितने एफर्ट लगाने होंगे। जहन में ख्याल आता है कितने एफर्ट लगाने होंगे। मैं कहूँगा 50 केजी के एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड उठेगा। 48 केजी के लोड पर नहीं उठेगा। इतने एफर्ट लगाए, 50 केजी के एफर्ट लगाए, लोड उठ गया। जब लोड उठा तो हमने कहा कि फलक्रम पे कितना लोड पड़ रहा है। फलक्रम पे हमने कहा कि 100 केजी का लोड पड़ रहा है। 50 इधर, 50 उधर, 100 केजी का लोड हमारे फलक्रम पे आया। तो अंदाज़ा लोग समझते हैं कि जी 50 केजी का लोड लगा, लेकिन यहाँ 100 केजी का लोड पड़ गया। उसके बाद हम कहते हैं कि जी सिलेंडर को उठाया किसी ने, मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 12 केजी का सिलेंडर उठाया, लेकिन उसका लोड कई गुना ज़्यादा होता है। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर अब थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन एक आपको दिखाता हूँ कि लोड ये है, डिस्टेंस टू लोड DL हो गया, लोड इंटू डिस्टेंस टू लोड इज इक्वल टू एफर्ट्स इंटू डिस्टेंस टू एफर्ट। ये एक फिजिक्स की इक्वेशन है, बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। तो इसके अंदर हम कुछ फार्मूला लगा के चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। हमने कहा डिस्टेंस टू एफर्ट DE, फिर हमने कहा डिस्टेंस टू लोड DL, और उसके बाद फिर हमने कहा कि हम देखते हैं कि अब लोड लगाते हैं और एफर्ट देखते हैं कि अगर हमने फलक्रम को लोड के करीब कर दिया, फिर एफर्ट्स कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे। डंडा दूर है, मिसाल के तौर पे अगर किसी को गाड़ी का टायर का पंचर लगाना है और वो उसके अंदर एफर्ट्स लगाना चाह रहा है, तो अगर डंडा बड़ा होगा तो कम एफर्ट से उसको खोल लेगा, डंडा छोटा होगा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरह सिलेंडर को हमने उठाया, कुछ लोग दूर रख के उठाते हैं तो वो ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, सिलेंडर को बॉडी के करीब रख के उठाएंगे तो एफर्ट्स कम लगेंगे। तो इसको बॉडी के करीब रखना चाहिए सिलेंडर को। उसके बाद यही फार्मूले को हमने कहा न्यूमेरिकल बना देते हैं। और अगर हमने अब कहा कि डिस्टेंस टू लोड जो है वो ज़्यादा कर दिया और डिस्टेंस टू एफर्ट्स कम कर दिया, तो एफर्ट्स अब ज़्यादा लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी के पंचर लगाना है, उसका पेच खोलना है, तो आपने छोटा सा पाना है, ज़ोर लगाएंगे करीब से तो बहुत ज़्यादा लोड लगेगा, इसके अंदर एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे होंगे, तो एफर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला केस देखते हैं कि हमने इसको न्यूमेरिकल बना दिया कि हमने कहा 24 इंच का अगर ये पूरा का पूरा स्केल है, और वही मैथमेटिक्स का फार्मूला हमने लगाया और इसमें हमने कहा कि 50 केजी का लोड है, डिस्टेंस टू लोड 22 इंच हो गया, डिस्टेंस टू एफर्ट 2 इंच हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू लगाएं कि डिस्टेंस टू लोड इनटू लोड और डिस्टेंस टू एफर्ट इनटू एफर्ट, इसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे तो इस जगह पे हमें कितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई निकाल सकता है जिसने फिजिक्स पढ़ी है? इस मैथमेटिक्स की इक्वेशन के अंदर हम ये थोड़ा सा ये निकालेंगे कि हमें कितना लोड लगाना पड़ेगा, कितने एफर्ट लगेंगे इस पर। एफर्ट्स यकीनन ज़्यादा लगेंगे कि अगर सिलेंडर हमारा बिल्कुल मतलब ज़्यादा फासले से हम उठा रहे होंगे तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा जोर लगेगा और इसमें हमारी बैक इंजरीज के चांसेस होंगे। तो इसी तरह फिर हमने कहा कि फलक्रम पे कितना लोड पड़ेगा। दो तरह की चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। इस फार्मूले में जब हमने वैल्यू डाली तो पता लगा 50 केजी का लोड उठाने के लिए 550 केजी के एफर्ट लगे और फलक्रम पे 600 केजी का लोड पड़ा। तो इसको हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा लोड 50 केजी को उठाने के लिए 600 केजी का प्रेशर पड़ रहा है, वो इस फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया। तो अगर किसी को समझ आ रहा है तो देखे कि भाई वज़न उठाने के लिए हमारे जिस्म पे कितना लोड पड़ता है, ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ आप उठाएंगे, चाहे सिलेंडर उठा रहे हो, सूटकेस उठा रहे हो, उसके अंदर इंजरीज के चांसेस होते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं फायर फाइटिंग के दौरान। तो अब हम देखते हैं कि अगली स्लाइडों में हम दिखाते हैं कि ह्यूमन बॉडी के दिखाते हैं कि आदमी इस तरह झुक के उठाता है, इस पोजीशन में है आप और आपने सिलेंडर को इस तरह उठाया। तो अब ये वही इक्वेशन उठा के हम यहाँ फिट कर देते हैं। 50 केजी का लोड उठाना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पे कितना लोड पड़ेगा।
22 इंच का ये फासला है, 2 इंच उसके मसल्स हैं, तो वही हम देखते हैं कि 50 केजी का लोड उठाना है तो उसके जिस्म पर, फलकरम पे वही कितना प्रेशर आ रहा होगा, 600 केजी का प्रेशर आ रहा है कि 550 केजी की एफर्ट लगाए, 600 केजी का एफर्ट, उस पर पूरा एफर्ट पड़ा, तो 50 केजी का लोड उठाने के लिए 600 केजी की क़ुव्वत उसके जिस्म की रीढ़ की हड्डी पे पड़ रही है। जब रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ेगा तो रीढ़ की हड्डी इस तरह हावन दस्ते में रगड़ती है, उस तरह वो रगड़ने लग जाएगी और बैक इंजरीज का होने का चांसेस बहुत होता है। तो फायर के एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना है, फायर के हार्डेड को इस्तेमाल करना है, तो अपनी पोजीशन, अपनी बॉडी को सही कंडीशन में रखना बड़ा ज़रूरी है। बैक को हमेशा स्ट्रेट रखा करें, जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जिसे में सरिया आ गया है, कोशिश करा करें कि स्ट्रेट रहा करें। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग झुकते हैं तो रीढ़ की हड्डी झुकने लग जाती है और अचानक उस पर जो लोड उठाने का एफर्ट पड़ते हैं उससे एक इंजरी हो जाती है। बैक इंजरी ऐसी है कि आदमी को बैक इंजरी हो गई तो आदमी माजूर हो जाता है और हमेशा के लिए बिस्तर पे आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैक इंजरी के बाद काम नहीं कर पाते। तो हमें अपनी बैक की हिफाजत करनी है। और ये आग बुझाने के अमल ऐसे होते हैं, जब भी ड्रिल होती है तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एफिशिएंसी दिखाते हैं, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए ज़्यादा ट्रॉली को भी उठाने लग जाते हैं, भागते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और उस अमल के दौरान लोगों को इंजरीज हो जाती हैं। तो मैंने तो अपनी कैरियर के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनको इस तरह की इंजरीज होती हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि यार क्या गलती हो गई, हमने दिखाने के लिए ये काम किया था, हमें तो चोट लग गई, हमें ये इंजरी हो गई। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि फायर के ड्रिल के दौरान मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे इंजरीज देखी हैं। फायर हाइड्रेंट ने एक बार हुआ कि एक आदमी ने फायर हाइड्रेंट छोड़ा तो वो दूसरे आदमी के सर पे लगा, सर की हड्डी टूट गई। ये भी एक टर्मिनल पे मेरे करियर के अंदर हुआ। प्रैक्टिस कर रहे थे, लोगों ने मजाक में प्रेशर पीछे से ज़्यादा छोड़ दिया, वो आके लगा, तो आदमी ने उसको कंट्रोल नहीं किया। तो कुछ जगह पे हमने देखा कि लोग सही से खड़े नहीं होते। फायर हाइड्रेंट को पकड़ने के लिए आदमी हमेशा लाइन ऑफ स्ट्रेंथ में खड़ा हो। वो खड़े होने का तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल टांगे जोड़ के सीना तान के खड़े हो जाते हैं, ये कमज़ोर पोजीशन होती है। एक पाँव आगे एक पाँव पीछे रखे होंगे तो आप इस तरह मजबूत पोजीशन में होंगे और गिरेंगे नहीं, लाइन ऑफ स्ट्रेंथ में रहेंगे। इसी तरह जब उठाते हुए आप आगे निकलते हैं तो उसमें भी इंजरीज होती हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखा रहा था कि रीढ़ की हड्डी पे इस तरह जाके इम्पैक्ट पड़ता है। लोड पड़ा, जब आपने 50 केजी के लोड को गलत तरीके से उठाया तो आपकी कमर पे 600 केजी का प्रेशर पड़ा और रीढ़ की हड्डी के अंदर डिस्क स्लिप हुई, उसने आपकी नर्व को दबा दिया। नर्व दबी तो प्रेशर बिल्डअप हुआ और सेंसर नर्व जो मैंने बताया था उसने दिमाग को सिग्नल भेजे, शदीद दर्द, शदीद तकलीफ, शदीद परेशानी वाली कैफियत में आदमी आ जाता है। तो इसमें फिर इस डिस्क में आगे जाके नर्व को डैमेज कर दिया और कई लोग होते हैं फिर सर्जरी कराते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी क्लिप में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह डिस्क आगे बढ़ती है और बैकबोन को जाके उसकी नर्व को डैमेज कर देती है। फिर लोग सर्जरीज कराते हैं, डिस्क या न्यूक्लियस आगे स्लिप हो जाता है। और इस तरह के फायर के सिस्टम के अंदर इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहती हैं कि बेहतरीन सिस्टम लेकर आओ, और वो फिर उसमें करती हैं कि 15 बार 10 बार तक की भी लोग बातें कर रहे होते हैं। 10 बार पे लोग यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन कुछ जगह में लोग ज़्यादा प्रेशर अगर लेके आएंगे, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा टर्मिनल है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और लोग इस तरह अपनी बैक इंजरी करवा लेते हैं। बस थैंक यू वेरी मच, यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए। थैंक यू अनस हमाद साहब, बड़ा खूबसूरत मौजू इन्होंने अपने तौर पे इंतखाब किया। ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो कीमती चीज़ होती है उसकी बड़ी हिफाजत की जाती है, जो द बेस्ट प्रोडक्ट होती है, घर में वैल्यूएबल्स होते हैं, उनकी बड़ी हिफाजत की जाती है। मेरे अल्लाह ने कायनात बनाई, खूबसूरत तरीन कायनात बनाई। अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, बहुत हसीन हैं और दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है, लेकिन कुन के नतीजे में फयकून की नाज नहीं किया, वो रब है। लेकिन एक बात पे नाज किया, 4 कस्में उठाई एक साथ हमें यकीन दिलाने के लिए, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ा बलदुल अमीन, मेरे अमन के उस शहर की कसम जहाँ मेरा मक्का है, मेरा घर है। उसके बाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। ये खूबसूरत तरीन तख्लीक मेरे रब की, जिस पे रब भी नाज़ा है। हमें अपने आप को मेंटेन करना, इसकी हिफाजत करना, ये इबादत के ज़ुमरे में आता है। और इस द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह की हिफाजत के लिए उसकी हेल्थ, उसकी सेहत लाजिम और उसका तहफ़्फ़ुज़ लाजिम और उसको एक खुशगवार माहौल की फरामी लाजिम। HSE, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, और इन सब के पीछे है द बेसिक मोटिव, वो असल बात
जिसको ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें सस्टेनेबल भी हों और क्वालिटी वाइज भी दी बेस्ट हो। क्वालिटी और ये सारी चीज़ों के साथ चलना है। और ख़ूबसूरत के इंसानी रीढ़ की हड्डियाँ, इसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट से नहीं मिलते, इनकी हिफाजत ही बेहतर है। और सेफ्टी की दुनिया में हम अगर लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ बचाने का, परफॉर्मर्स की ज़िंदगियाँ बचाने का अगर मौका हमें मिला है तो ये ब्लेसिंग्स हैं, ये अल्लाह के करम हैं। हमारा हेड टेबल है, इसको डेकोरेट करने के लिए हमारे दरमियान एक कोर साहब भी मौजूद हैं। यकीनन हर फ़र्द यहाँ पे, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, खूबसूरत किस्म के हमारे प्रोफेशनल्स यहाँ मौजूद। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा जमशेद बाबर साहब चिराट सीमेंट से कि वो हेड टेबल पर तशरीफ़ लाएँ सर यहाँ पर। और इन द मीन टाइम मैं फिर दरख्वास्त करूँगा मोहतरम सलमान रशीद साहब, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट है, हब पावर कंपनी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी ऑफ द HSE सेफ्टी और स्पेसिफिकली फायर फाइटिंग, फायर के एक्सपर्ट हैं। आपकी भरपूर तालियों में सलमान रशीद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सलमान रशीद है और मैं इस फील्ड में, फायर एंड सेफ्टी की फील्ड में पिछले 25 साल से मौजूद हूँ। प्रेजेंटेशन काइंडली ओपन कीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फायर फाइटर की सेफ्टी के बारे में है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम फायर के हवाले से बातें कर रहे हैं कि फ़ायर के लगने की सूरत में या उससे थोड़ा सा पहले प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ बड़ी लाजमी और ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों ने किसी की भी जगह पर जाकर फायर फाइटिंग करनी है तो उसकी सेफ्टी जो है वो सबसे पहले मुकद्दम है, सबसे आगे है। तो आज बात करेंगे फायर फाइटर सेफ्टी के बारे में। लेकिन इससे पहले, जैसे कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका एक कल्चर है कि किसी भी प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग से पहले एक सेफ्टी मोमेंट को डिस्कस करते हैं। तो मैं चूँकि फ़ायर एंड सेफ्टी के व्लॉग्स भी बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ आज एक अच्छा सा सेफ्टी का मोमेंट शेयर करूँ। और अगर आप फायर एंड सेफ्टी विद सलमान यूट्यूब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फायर और सेफ्टी की ट्रेनिंग्स मिलेंगी। इस वक्त तकरीबन 63 ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। और शेयर नॉलेज का मकसद ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी हैं जो कि मैंने फैमिलीज़ के लिए बनाई हैं, यानी कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करना है, फायर ब्लैंकेट को कैसे यूज़ करना है, अगर बर्न या स्काल्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है। आज बात हुई थी कि मॉल्स के अंदर जो बेसमेंट के अंदर बहुत सारे कम्बस्टिबल फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद होते हैं, तो इसी सिलसिले में एक आग भी लगी थी। तो अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं और अगर वहाँ पर आग लग जाती है तो आपने क्या करना है, कौन से इक़दामात हैं जो आपने किसी भी मॉल में, किसी भी एरिया में एंटर होने से पहले चेक करने हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी फैमिली तक पास करनी है और उस जगह से आपने किस तरह से सेफली अपनी फैमिली को लेकर निकलना है। तो काइंडली इन इंफॉर्मेशंस को खुद भी देखिए, अपनी फैमिली तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग ब्लेस हैं कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमें मिल रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो तमाम ट्रेनिंग्स अपने फैमिली मेम्बर्स तक उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। सो काइंडली विज़िट कीजिए फायर एंड सेफ्टी विद सलमान और ये तमाम ट्रेनिंग्स अपने फैमिली मेम्बर्स को दीजिए। इसी के अंदर बच्चों के लिए भी एक ट्रेनिंग है कि आप बच्चों को बता सकते हैं कि फायर एंड सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। फायर फाइटिंग की अगर हम बात करें तो फायर फाइटिंग जो है एक बहुत ही हैज़र्डस प्रोफेशन है, एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर बहुत सारे ख़तरात मौजूद हैं। और फायर फाइटर्स जो हैं बहुत सारे, उन्होंने ट्रेडिशनली इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये एक इस तरह की जॉब है कि जिसके अंदर फैटिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसके अंदर इंजरीज़ भी हो सकती हैं, और इसको वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके पे ले रहे होते हैं। इसकी वजह एक ये है कि अगर हम यूरोप या अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर फायर फाइटर का एक हीरोइक सिंबल है कि फायर फाइटर जो है वो एक हीरो की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे सेफ्टी के इश्यूज़ को वो उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से उनको देखना चाहिए। और जबकि हम इन फैटिलिटीज़ या इंजरीज़ या इलनेसेस को देखें तो कोई वजह नहीं है कि अगर हम इनके रूट कॉज में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एवरी इंजरी इज़ प्रिवेंटेबल। हर इंजरी प्रिवेंटेबल है। हमें काम करने से पहले अपने तरीक़ेकार को चेक करना होगा, अपने पीपीज़ को देखना होगा। एक और परसेप्शन है फायर फाइटर्स का कि जो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस है या जो वो पीपीज़ वो पहनते हैं, ख़ास तौर पे पीपीज़ की टर्न आउट गियर की बात करता हूँ, कि
कि वो जितना ज़्यादा सॉइल्ड होगा, जितना ज़्यादा डर्टी होगा, वो एक उनके लिए बैज ऑफ ऑनर होगा कि जनाब रोज़ाना एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, रोज़ाना इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि टर्न आउट गियर भी हमारा गंदा हो रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि फायर ग्राउंड के अंदर बहुत सारी कंटामिनेशंस ऐसी हैं कि उनके टर्न आउट गियर उससे अफेक्टेड होते हैं और बाद में उसकी वजह से चूँकि वो उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वही चीज़ें कैंसर का कॉज बनती हैं। और वो फायर फाइटर्स जो ये समझते हैं कि टर्न आउट गियर या स्काबा की ज़रूरत नहीं है, ये परसेप्शन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और एट दी एंड ऑफ द डे होता है कि वो कैंसर का शिकार हो जाते हैं। अब केमिकल और टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो पिछले 40 साल के दौरान में अगर हम देखें तो हमारा जो फर्नीचर्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। 40-50 साल पहले अगर आप देखें जो फर्नीचर पहले यूज़ किया जाता था उसको हम लेगेसी फर्नीचर कहते थे। लेगेसी फर्नीचर के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता था वो कॉमन मटेरियल होता था। इस तरह का मटेरियल होता था जैसे कि वुड है, उसके अंदर कॉटन है, ग्लास है, मेटल है। ये वो आइटम्स थे जो बहुत देर से आग पकड़ते थे और जब ये आग पकड़ भी लेते थे तो बहुत तेज़ी से आग को नहीं फैलने देते थे। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड चेंज हुआ और इस वक्त अगर आप देखें हमारे पास जो फर्नीचर है जिसमें थर्मोप्लास्टिक है, लाइट वेट फोम है, इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स हैं, केमिकल कोटिंग्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी वजह से जो फायर है वो बहुत तेज़ी से लगती है। फायर बहुत तेज़ी से लगती है और लगने के बाद इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमें देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि ये प्लास्टिक का मटेरियल है, मोल्डेड फर्नीचर है और बड़े आराम से हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये जलता है तो इसके अंदर से बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। इस वक्त जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, दो कंपैरिजन आपको दिखाए जा रहे हैं फायर के कि जहाँ पे मॉडर्न फर्नीचर जल रहा है और जहाँ दूसरी जगह पे आपका मॉडर्न फर्नीचर जल रहा है। तो जो लेगेसी फर्नीचर है वो कम टाइम ले रहा है। उस वक्त जो भी टाइम आपके सामने शो हो रहा है तकरीबन 3 मिनट का या 4 मिनट का, तो इसके अंदर इस वक्त स्मोक बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सिंथेटिक मटेरियल है जब वो जलता है तो बहुत तेज़ी के साथ आग भी लग रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फायर फाइटर जो है उसका अप्रोच टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद उनको जितना टाइम इस तरह की जगहों पे वो गुजारेंगे विदाउट प्रॉपर पीपीज़ के, तो उनके अंदर ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं, वो इनहेलेशन कर सकते हैं इन तमाम इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स को। और रिसर्च कहती है कि जो 30 साल पहले हमारे पास एस्केप टाइम था वो तकरीबन 17 मिनट का था, क्योंकि लेगेसी फर्नीचर था, देर से जलता था, कम हीट जनरेट होती थी। लेकिन जो मॉडर्न फर्नीचर आ गया और जिस तरह के मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एस्केप टाइम बहुत तेज़ी के साथ रिड्यूस हुआ है और 3 से 4 मिनट का एस्केप टाइम है। अगर आग लग जाती है और आपको वहाँ से रेस्क्यू करना है तो आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम है कि आपने इस टाइम में फ़ौरन से वहाँ से मूव करना है। अब ये जो सर पर्सिवल पॉट हैं, इंग्लिश सर्जन हैं, इन्होंने पहली दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एनवायरमेंटल कार्सिजेंस जो हैं वो कैंसर का बाइस बनते हैं। और इनकी स्टडी जो थी वो चिमनी स्वीप कार्सिनोमा की तरफ थी, जो कि आइडेंटिफाई करती थी जो कि सूट जो है वो ऐसा डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है जो कैंसर के बाइस बनता है। और तकरीबन इनकी स्टडी के 270 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी फायर फाइटर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा ख़तरा है जो उनको मुतासर कर रहा है वो कैंसर ही है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हमें देखनी है जिसमें कि 18 पोटेंशियल कॉजिंग के कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, उनके हिसाब से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से कि 18 पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो फायर ग्राउंड पे मौजूद होते हैं और जब भी फायर फाइटर वहाँ फायर फाइटिंग के लिए जाता है तो वो इनके सामने एक्सपोज होता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मोस्ट कॉमन और सीरियस एक्यूट हैज़र्ड है फायर फाइटिंग के लिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी एफिनिटी है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है और हीमोग्लोबिन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं अंजाम दे पाता और इसी वजह से जो लोग उसको इनहेल करते हैं वो ट्रबल में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डीजल के जो एग्जॉस्ट हैं, यानी कि इससे पहले कि फायर फाइटर फायर फाइटिंग के लिए ग्राउंड में जाए, जब वो अपने गैराज के अंदर जाता है तो गैराज के अंदर फायर ट्रक्स आपके खड़े होते हैं और एवरी सिंगल डे जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर से डीजल का डिस्चार्ज जो है वो निकल रहा होता है।
और इसके लिए हमने कोई प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया जाता। इस वक्त जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पूरी प्रैक्टिस पूरे मिडिल ईस्ट में है और अमेरिका और यूरोप के अंदर है। इसमें ये क्या करते हैं कि अपने फायर ट्रक के डीजल एग्जॉस्ट के साथ एक पाइप लगा देते हैं और वो ऊपर की तरफ फायर हाउस के बाहर सारा एग्जॉस्ट छोड़ रहा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो फायर फाइटर वहाँ पर मौजूद हैं अपने जो फायर ट्रक को चेक कर रहे होते हैं और उस वक्त अगर फायर ट्रक स्टार्ट भी होता है तो वो डीजल से किसी तरह से भी या डीजल के एग्जॉस्ट के अंदर से जो निकलने वाले 40 सब्सटेंसेज हैं वो उनसे अपने आप को सेफ कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान के किसी भी इंक्लूडिंग हमारे फायर हाउस में भी आएंगे तो कहीं पे भी आपको ये वाला सिस्टम नज़र नहीं आएगा। इस रिसर्च के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पे अपने एरिया में इस चीज़ को डेवलप करें। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास या आपकी मालूमात में जहाँ जहाँ इस तरह के फायर ऑफिसेज़ हैं वहाँ तक इस मैसेज को पहुँचाइए ताकि वहाँ जो फायर फाइटर काम कर रहे हैं अगर उनकी नॉलेज में ये नहीं है कि ये डीजल एग्जॉस्ट कितना नुकसानदेह है तो वो अपने आप को सेव कर सकें अपनी मैनेजमेंट की हेल्प के साथ। इसके साथ साल्वेज एंड ओवरऑल की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी चूँकि फायर फाइटर फायर फाइटिंग कर चुका होता है तो उसके जहन में उसके माइंड में बैक एंड पे ये चल रहा होता है कि अब जो मेन हैजर्ड था वो उसको कंट्रोल कर चुका है तो वो अपने पीपीज़ को रिमूव कर देता है। तो जब आप पीपीज़ को रिमूव कर देते हैं तो ये आप भूल जाते हैं कि उस वक्त भी उस इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह के सब्सटेंस मौजूद हैं कि जिनको आप विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के इनहेल करेंगे तो वो आपको लंग्स कैंसर का बायस बना सकते हैं। तो ये भी आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है फायर फाइटर्स को कि जब तक आपने ओवरऑल साल्वेज एंड ओवरऑल का काम कंप्लीट नहीं कर लिया अपना सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस आपने नहीं उतारना है। इसके साथ ही एक और चीज़ है डीकंटामिनेशन कि जब फायर फाइटर किसी भी इस तरह के एरिया में जाता है फायर फाइटिंग करता है जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद होते हैं तो जब वो वहाँ से बाहर आता है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इस तरह से डीकंटामिनेशन शावर को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की डीकॉन शावर नहीं है तो आप सिंपली एक 1.5 इंच की या 2.5 इंच की फायर होज लेके उसके साथ एक मल्टीपर्पज़ ब्रांच पाइप लगा के उस फायर फाइटर की बॉडी और टर्न आउट गियर को वॉश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का शावर आप यूज़ करें, आप एक नॉर्मल फायर होज के थ्रू भी इस डीकंटामिनेशन प्रोसेस को रन कर सकते हैं ताकि आपके फायर फाइटर्स जो हैं इस तरह के डिजीज़ से अपने आप को सेव कर सकें और उनके जो टर्न आउट गियर हैं वो भी सेफली यूज़ करते रहें हमेशा उनको। नेक्स्ट ये जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ ये अमेरिका के स्टैट्स है 1977 से लेके 2021 तक का। मैंने कोशिश की थी कि मुझे कराची में जो हमारा फायर सर्विस है वहाँ से ये डाटा मिल सके लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास इस तरह का डाटा नहीं था। अब इसमें जो आपको सबसे हाईएस्ट टावर नज़र आ रहा है ये 9/11 है जिसमें सबसे ज़्यादा फायर फाइटर्स की डेथ हुई थी और तमाम पीपीज़ के बावजूद उनके पास एक एवरेज जो है 70 या 80 फायर फाइटर्स हर साल उनकी डेथ होती है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ऑफ फायर। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूं जो कि 28 Feb 2009 का है जिसमें एक फायर फाइटर जो है एक वाइल्ड लैंड फायर होती है और वहाँ पे एज अ वॉलंटियर फायर फाइटिंग के तौर पे जाता है, 10 घंटे तक फायर फाइटिंग करता है और अचानक उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होती है। उसके जो कोलीग्स हैं उसको हेल्प आउट करते हैं, थोड़ी सी मेडिकल सपोर्ट करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता। इवन के AED से भी उसकी हेल्प की जाती है लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि जो रिपोर्ट उसकी आती है कि उसका हार्ट फेलियर हो गया था। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नियोश जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है उसने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस शेयर की थी जो हमारे लिए भी उतनी ही कारआमद हैं जितनी कि किसी भी अमेरिकन फायर फाइटर्स के लिए हैं कि पहला एनुअल मेडिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए एज़ पर NFPA 1582। इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए उनका। कंप्रीहेंसिव वेलनेस एंड फिटनेस होनी चाहिए एज़ पर NFPA 1583। रिक्वायर्ड मेडिकल क्लियरेंस टू वियर सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस। हर बंदा सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस नहीं यूज़ कर सकता। हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि हमारे जो फायर फाइटर पाकिस्तान के अंदर सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस यूज़ करते हैं वो फेशियल हेयर पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। फेशियल हेयर पॉलिसी का क्या मतलब है कि जो आपका फोरहेड है, साइड बर्न है और अंडर द चिन का एरिया है ये तमाम एरिया क्लीन होना चाहिए विदाउट किसी फेशियल हेयर के। आपकी बड़ी मुस्ताच है, आपकी बड़ी बियर्ड है, आपकी छोटी बियर्ड है, आपके साइड बर्न है, ये कोई भी चीज़ NFPA अलाउ नहीं करता। NFPA कहता है कि अगर आपने सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस यूज़ करना है तो या आपकी नैरो मुस्ताच होनी चाहिए या फिर आप क्लीन शेव होने चाहिए।
दो के सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus एक पॉजिटिव प्रेशर डिवाइस है, लेकिन फिर भी अगर टॉक्सिक गैसेस किसी भी जगह से रिलीज हो रही हैं और वो प्रेशर के साथ हैं, तो ये पॉजिटिव प्रेशर उसके लिए इनफ नहीं है, और चूंकि प्रॉपर सीलिंग अचीव नहीं होगी तो ये टॉक्सिक गैस आपके इनहेलेशन एरिया तक पहुंच सकती है, आप उसको इनहेल कर लेंगे और उसके बाद वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को आप फेस कर रहे होंगे। इसी तरह से हमें ज़रूरत है कि NFPA 1500 को हम फॉलो करें, और उसके अंदर जो हमें गाइडलाइन दी गई है हमारे फायर फाइटर्स के लिए, हम उसको प्रॉपरली अमल में लेकर आएँ। ये उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, फायर ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट एंड ड्राइवर ऑपरेटर के लिए गाइडलाइंस हैं। इसी तरह से NFPA 1582 जो है ये इसेंशियल जॉब टास्क के बारे में बात करता है। चैप्टर 7 जो है ऑक्यूपेशनल मेडिकल इवैल्यूएशन फॉर मेंबर्स है। चैप्टर 8 एनुअल ऑक्यूपेशनल फिटनेस इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर्स है, और चैप्टर 9 ऑक्यूपेशनल मेडिकल इवैल्यूएशन है। इसी तरह से NFPA 1583 जो है ये बात करता है फिटनेस असेसमेंट की, एक्सरसाइज एंड फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम की। अब अगर आप इसको और ज़्यादा बेहतर तौर पे समझना चाहते हैं अपने टर्न आउट गियर के बारे में या फायर फाइटर की सेफ्टी के बारे में, तो ये 2 ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं। तकरीबन ये 1 घंटे का कोर्स है, आप इसको अटेंड करें तो ये आपको बताएगा कि आपने अपने टर्न आउट गियर की किस तरह से केयर और मेंटेनेंस करनी है। और जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 70% आप कॉम्पिटेंसी शो करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। इसी तरह से ये दूसरा ट्रेनिंग का कोर्स है जो कि फायर फाइटर कैंसर प्रिवेंशन एंड हेल्थ के बारे में है। ये भी ऑनलाइन है और ये भी 1 घंटे का कोर्स है। जब आप इसको अटेंड कर लेते हैं, 70% आप कॉम्पिटेंसी शो करते हैं तो आपको एक और सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपको ये ट्रेनिंग मेरे YouTube के जो पेज है उसके ऊपर भी आपको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपने जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। तो जनाब ये तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी थी फायर फाइटर की सेफ्टी के बारे में। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। Thank you, Sir Salman Rashid Sahab. Being a professional firefighter, यकीनन ये presentation it was really impressive. सब अपने तौर पे बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन we dare when other fears. जब लोगों के हौसले टूट रहे होते हैं, ऐसे वक्त में जिनके हौसले जवां हो रहे होते हैं वो फायर फाइटर्स होते हैं। उनके हिस्से की बात, मेडिकल चेकअप की बात, जब भी अपने फायर फाइटर्स को अपने यहाँ मैंने एनुअल चेकअप मेडिकल करवाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा अच्छे खासे हम फिट हैं, ये मेडिकल बोर्ड करवाएगा, ये कम से कम नौकरी तो पारे करवाएगा। ये मुश्किल होता है। ऑफिसर्स के तो मेडिकल चेकअप हो जाते हैं, हमारे उन फायर फाइटर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत है। इस तरह की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप की प्रेजेंटेशन है उनकी ज़रूरत है, शिद्दत से ज़रूरत है कि फायर फाइटर्स को कन्विंस किया जाए। पाकिस्तान में एज अ कैरियर इसको लेता ही कोई नहीं है, और जब कोई ले लेता है तो उसके बाद बहुत सारी रिलक्टेंसी उनके अंदर आती है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ख़वातीन ट्रेनर्स का पाकिस्तान में काल है, किल्लत है। मोहतरमा अभी जो तशरीफ़ लाएंगी अपने से की प्रेजेंटेशन देने के लिए, यकीनन ये हमारी वो होती है ना, एक रूहानी उस्ताद होती हैं, हम इनकी चीज़ों को कॉपी करते हैं। इनकी एक प्रेजेंटेशन है, कभी ज़िंदगी में मौका लोगे तो ज़रूर लीजिएगा। होम स्वीट होम के ऊपर ये करती हैं डोमेस्टिक एमरजेंसीज़, घरों में हादसात से बहुत लोग जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान तो इंडस्ट्री का है। तो वो घरों में जो डोमेस्टिक एमरजेंसीज़ है वो स्लिप एंड ट्रिप हैं, कैंचियाँ हैं, ब्लेड पड़े हुए हैं, मेडिसिन रखी हुई हैं, बच्चे आए दिन गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं। तो घरों को, होम स्वीट होम को, मेरा घर मेरी जन्नत को जन्नत बनाना है, तो डोमेस्टिक एमरजेंसीज़ कभी भी मौका लगे तो ज़रूर लीजिएगा। और इस प्रोग्राम की वसातत से दरमियान में एक मैं महसूस कर रहा था कि एक दूसरे का नंबर लोग ले रहे हैं, तो NFEH की मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि जो भी इन्होंने नंबर्स कलेक्ट किए हैं लोगों के जहाँ पे डाटा ले रहे हैं, अगर इमीडिएटली अगर इसी कन्वेंशन के नाम से एक फ़ौरन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें और यकीनन इन सब के नंबर आपके पास आ गए हैं, वहाँ से उन्हें ऐड भी कर लें, तो उसमें ये हो जाएगा कि जिसके पास जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, आज की जो मेमोरीज़ हैं, वो उसके अंदर वो शेयर कर देगा, तो सब लोग आपस में राब्ते में भी आइंदा रह जाएंगे और कांटेक्ट में भी रहेंगे और एक दूसरे के साथ आज की मेमोरीज़ मुमकिन है कि किसी एक को वो ज़हन में ला रहे हो, उनकी पिक ना हो तो किसी दूसरे एंड पे आ जाएगी। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू NFEH कि इमीडिएटली एक जो भी कोई लड़का कोई बैठा हुआ है यहीं आज ही अभी इसी वक्त एक व्हाट्सएप ग्रुप इसी फायर सेफ्टी 13 एनुअल फायर सेफ्टी ऑफ NFEH के नाम से फ़ौरन ये बना लें। मेरी मोहतरमा ज़ुलेखा सुरमा, यकीनन ये अपने प्रोफेशन की सुरमा हैं,
नो डाउट, नो एग्जैजरेशन। आपकी भरपूर तालियों में सर, प्लीज़ मोहतरमा ज़ुलेखा सूद। Assalamu alaikum. Thank you, Jadun Saab, for giving such good comments. And I always try to contribute for the betterment of the community and especially our HSC community. आज जो टॉपिक है वो फायर वाटर कंटेनमेंट है। फायर फाइटिंग में जो पानी यूज़ होता है वो पानी जो है वो बह जाता है और आपके ड्रेन लाइंस वगैरह के अंदर चला जाता है। तो अब ड्रेन लाइन से इवेंचुअली हम लोग, क्योंकि कराची एक कोस्टल सिटी है, तो हमारा जितना भी पानी है इवेंचुअली सी में चला जाता है। तो वो फिर सी के अंदर मरीन लाइफ को और मरीन इकोलॉजी को कंटेमिनेट करता है। तो ये फायर वाटर कंटेनमेंट के बारे में ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। What is fire water? Fire water runoff जो है, फायर वाटर जो रिज़ल्ट होता है फायर फाइटिंग से या स्प्रे सिस्टम से, उसको फायर वाटर रन ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट, वाटर कंट्रोल्स, ये हैज़रडस केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में आग लग गई है या कोई ऐसे वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे केमिकल स्टोर्ड हैं, तो वो जो पानी निकलता है वो हार्मफुल है। और अगर वो ड्रेन में एंटर होता है या कोई एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट में भी चला जाता है तो वो ट्रीटमेंट प्लांट के मैकेनिज़्म को भी अपसेट कर सकता है। फायर वाटर जो ड्रेन लाइंस में जो एंटर होता है तो वो फिर जो है ये मरीन लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी फिर फाइनली उसके जो बैलेंस है, केमिकल बैलेंस है, उसको भी अपसेट कर देता है। कंट्रोल ऑफ रन ऑफ, तो ये कंट्रोल ऑफ रन ऑफ के लिए ये NFPA की स्टैंडर्ड है, NFPA 15, स्टैंडर्ड फॉर वाटर स्प्रे फिक्स सिस्टम्स फॉर द फायर प्रोटेक्शन। तो इसमें चैप्टर 4 के अंदर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव सेक्शन 4 कंट्रोल ऑफ रन ऑफ, ये इसके बारे में ये बात करते हैं कि आप अपने रन ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए जब आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर आप उसको बिल्ट इन करें। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर आप कोई जहाँ पे आपके फ्लैमेबल या कंबस्टेबल लिक्विड स्टोर नहीं है तो वो एग्जेम्प्टेड है और उसको जो है वो आप ना करें, वो फायर वाटर को ड्रेन लाइंस के अंदर ही जाने दे सकते हैं। ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो जिस तरह से आप उसको इसको आप कंट्रोल करने के लिए सारे मेजर्स वगैरह दिए हुए हैं कि आप किस तरह से आप फायर वाटर रन ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि ये वाली चीज़ जो है बहुत कम जगहों पे इसको सोच के इसको डिज़ाइन किया हुआ है। नॉर्मली अगर वेयर हाउसेस हैं और कंपनीज़ हैं जहाँ पे केमिकल्स यूज़ होते हैं, ये सब NFPA 15 को मैंने रिप्रोड्यूस किया है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि आप लोग इस पे सोचें जहाँ जहाँ भी आपके इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इस चीज़ को एड्रेस किया हुआ है और उन्होंने फायर वाटर रन ऑफ को कंट्रोल करने के सिस्टम्स बनाए हुए ताकि वो वाटर रन ऑफ जो है डायरेक्टली ड्रेन्स में या ETP में एंटर नहीं हो। तो ये सब NFPA के उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट इन डिटेल। तो ये है कि आप सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन करें कि कितने आवर का फायर आप फाइट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें। और आप किस तरह कलेक्शन करेंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे और उसको फाइनली कैसे डिस्पोज करेंगे,
इसको भी आप लोगों को टेक केयर करना चाहिए। तो ये है कि कंटेनमेंट सिस्टम्स को आप अपने जो भी नए फैसिलिटीज़ डिज़ाइन करेंगे उसको ये NFPA 15 को मद्देनज़र रखते हुए आप ये फायर वाटर रन ऑफ को कलेक्ट करके ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करने के ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि आप जो है वो बहुत सारी कंपनीज ने इसको एड्रेस किया हुआ है, मैंने देखा हुआ भी है। तो ये इसको आप रन ऑफ को एड्रेस करेंगे तो आप कंटेनमेंट प्रोवाइड करें और उसको ट्रीट करें और वाटर को इसके बाद आप उसको डिस्पोज करें। तो फैसिलिटीज़ जो भी है जहाँ पे हैज़रस केमिकल स्टोर होते हैं या केमिकल्स यूज़ करते हैं वहाँ पे ये रन ऑफ को कंटेनमेंट करने के लिए प्रोविज़न प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये NFPA 15 के चैप्टर 4 के प्रोविजंस को आप लोग देखें और इस पे अमल करते हुए फायर वाटर रन ऑफ को कंटेन करने की प्रोविजंस अपने फैसिलिटीज़ में बिल्ट इन करें। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? यहाँ पे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मैं कोई सजेशंस देने के जसारत नहीं कर सकती, लेकिन ये सिर्फ एक आप लोगों को एक अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ये छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी। थैंक यू वेरी मच। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपको सुना लोगों ने, और ज़ाहिर है कि ये बहुत सारी बातें एक छोटे से इख्तिसार के साथ नहीं हो सकती। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जमशेद बाबर साहब चिराट सीमेंट से हैं जी। हमारी सीमेंट इंडस्ट्री हमारे चारों तरफ कंक्रीट खड़ा होता चला जा रहा है और वहाँ पे इस इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है इस वक्त, और उसमें सेफ्टी और फायर एंड HSE के हवाले से बात रखेंगे बाबर रशीद साहब। आपकी तरफ से बड़ा सन्नाटा और खामोशी बहुत ज़्यादा है असल में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहया फ़कअन्नमा अहयन्नास जमिया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। बहुत सारी बातें हो रही फायर सेफ्टी के हवाले से, और ये जो टॉपिक है सेफ्टी कल्चर एंड लीडरशिप, इट्स अ बिट डिफरेंट, और कि ये सारी चीज़ें, ये सारे गिले शिकवे, ये बहुत सारे मामलात, तो हम कैसे इसमें पॉजिटिव अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फायर सेफ्टी कल्चर in our country at a macro level and in our organizations, our industry at a micro level. So before we proceed further, एक थॉट है, एक पिक्चर है, आप लोगों की उसमें अटेंशन चाहिए। ये एक तस्वीर है, काइंडली इसको ज़रा गौर से देखें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, पहले तो ये इसको अंडरस्टैंड करें कि ये तस्वीर क्या कह रही है। मुझे थोड़ी सी आपका पार्टिसिपेटिव एक्सचेंज चाहिए। अक्सर जहाँ पे गेस्ट स्पीकर के तौर पे मैं जाता हूँ, ये तस्वीर एक सामने रखता हूँ, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। आई नीड योर पार्टिसिपेटिव एक्सचेंज। इन फैक्ट नीचे वाला जो पोर्शन दिखाया है, इसमें जब कोई भी इंसिडेंट होता है ना, वहाँ पर हर 100 बंदों के ऊपर सिर्फ एक HSE का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है। जब कोई सिंपल भी ट्रेजिक इंसिडेंट होता है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर नीचे मजदूर तक, ये HSE वाला अंधा था, ये सोया बैठा हुआ था, ये कुछ भी नहीं करता था, ये सिर्फ उधर था, और ये इधर था तो वो उधर जो है कि इंसिडेंट हुआ है, ये तब जो है कि ये मामला हुआ है। ये कोई भी सिर्फ HSE का जो रोल है वो सिर्फ समझता है कि वो जो HSE वाला है वही है, सेफ्टी का समझते हैं कि ये लोग हैं। गुड। बाकी कोई भी जो है कि इस चीज को ओन नहीं करता, जो कि हमें बहुत अशर जरूरत है हर एक प्रोजेक्ट पे, हर एक सिस्टम में। एवरीवन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ HSE। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नईम। जो मैंने इस पिक्चर से समझा है वो ये है कि नॉर्मली वी आर रिएक्टिव, वी आर नॉट प्रोएक्टिव। Yes. When HSE people communicate to the top management or anybody in the organization, it means that he is adopting a proactive approach. But because
by nature we are all are reactive. So instead of responding at that particular moment of time, we only spot when there is an incident happen. So this is the classic example of the people who are proactive and the people who are reactive. So in my opinion, we should all react in a proactive manner rather than reactive manner. Correct me if I'm wrong. ग्रेट, थैंक यू सर, ग्रेट. अच्छा, इसमें ये दो कमेंट्स आए, तो हम बात कर रहे हैं सेफ्टी कल्चर के हवाले से, फायर सेफ्टी कल्चर के हवाले से. क्या ये दिस पिक्चर डिपिक्ट्स अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर? इफ नो, क्या ऐसा होना चाहिए? सो हम सारे यहाँ पे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट बैठे हैं. वी नीड टू रिवर्स दिस पिक्चर. सो वी नीड टू डेवलप अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर कि जहाँ पे लोग कोई जब अपनी एक्टिविटी कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें बल्कि दूसरों के लिए भी सेफ्टी के एम्बेसडर बन जाए. ना कि सेफ्टी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट जस्ट फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, रादर इट इज़ responsibility of each and everybody working in a particular workplace. So to answer the questions such as how easy it is to establish a positive safety culture, how can a poor safety culture be changed, how can an effective proactive safety culture be further improved, and so on. इस तरह के जो questions हैं regarding health and safety culture, उस पर हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन में. अच्छा, कल्चर को थोड़ा सा टच देते हैं कि कल्चर इज़ शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स, थॉट्स, assumptions, विजन एंड पर्पस, पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, लीडरशिप स्टाइल्स, जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेटिव एक्सचेंज होता है, वो एक सेफ्टी कल्चर होता है जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें. वो आपका फॉर्मल और कैजुअल, तो ये सिर्फ एक उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है. अब लीडरशिप, मतलब दो टॉपिक हैं, सेफ्टी कल्चर एंड लीडरशिप, और लीडरशिप का रोल क्या है इन ऑर्डर टू डेवलप, इन ऑर्डर टू प्रमोट अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर. सो इफ़ वी लुक इनटू द लीडरशिप, तो लीडरशिप को अगर फोकस करें तो लीडरशिप के जो कुछ ट्रेट्स हैं उनमें विजन है, पर्पस, लीडिंग पीपल, leading change, driving for results, customer focus, integrity and values. I hope कि ये आप लोग सारे चीज़ों के साथ एग्री करेंगे. तो रोल ऑफ लीडरशिप क्या है इन ऑर्डर टू डेवलप अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, जिधर फायर एक्सीडेंट ना हो, जिधर लोग अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल करें बिफोर दे स्टार्ट अ जॉब, अ टास्क और एन एक्टिविटी. तो वो उससे पहले वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, सो दैट वो जो यहाँ पे बात हो रही थी कि एक रिएक्टिव मेजर्स हैं, एक प्रोएक्टिव मेजर्स हैं. तो वो प्रोएक्टिव मेजर्स में बेसिकली हमने क्या ऐसा अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है कि लोग वो प्रोएक्टिव मेजर्स लें और हर बंदा जो है वो एक एम्बेसडर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, जिसमें फायर सेफ्टी के इंसिडेंट, जनरल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सीडेंट ना हो. यस, ये क्वेश्चन है जी. इसमें ये होता है कि जब आप HSE मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंपनी अडॉप्ट करती है, तो फ्रॉम स्टार्ट उनको सही सोल्यूशन पे जाना होता है. वो क्या करते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम को कस्टमाइज करते हैं एट देयर एंड और सेफ्टी पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा देते हैं. वेयर एज फ्रॉम डे वन टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम राइट मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए कि सेफ्टी इज़ ए फंक्शन, लाइन मैनेजमेंट फंक्शन, and HSE department is there for auditing, for giving them support in understanding the standards and giving them the solutions. They are not part of that implementation. और वो अभी ये भाई यही बात कर रहे थे कि जी 100 बंदों पे एक बंदा होता है तो वो जाके, तो इट्स नॉट एन HSE फंक्शन. जब तक हम स्टार्ट अपना सही नहीं लेंगे वी कैनॉट, हम वो कल्चर ही नहीं ला सकते. तो ये एक पॉइंट था, मैं इनका जस्ट ऐड कर दूं ताकि. थैंक यू जी, ग्रेट कंसर्न. और इन नेक्स्ट स्लाइड्स हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो कंसर्न हैं इंशाल्लाह उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे. तो मैनेजमेंट की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट,
resources, provision of support and attitude overall. ये कुछ ट्रेड्स हैं जो हमें फायर सेफ्टी या जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने में सपोर्ट करते हैं। ये एक पिक्चर है, मोस्टली लोगों को पता होगा, दिस इज एन आइसबर्ग। अगर इसकी हम देखते हैं ज़रा फायर सेफ्टी के रेफरेंस से कि इसकी रेलेवेंस क्या है, तो हमें जो नज़र आ रहे होते हैं वो इंसिडेंट नज़र आ रहे होते हैं। लॉस्ट टाइम इंजरी, यहाँ पहले किसी साहब ने बात की कि लॉस्ट टाइम इंजरीज हैं, फैटल इंसिडेंट हैं, फायर के एक्सीडेंट्स हैं, फर्स्ट एड्स हैं, मेडिकल, ये जस्ट हमें ये नज़र आ रहा होता है। अच्छा, ये जो आइसबर्ग है, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब दिस इज जस्ट 10% ऑफ द टोटल। ये एक फ्लोटिंग होता है सी लेवल में, सी सरफेस पे, लेकिन ये दिस इज जस्ट 10%। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो हिडन पार्ट है, जो अंडर द सी है, उसको देखना है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू US जियोलॉजिकल सर्वे, 90% of this iceberg is hidden. So in order to prevent incident at any industry, at anywhere, we need to address this underlying portion. हम जस्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट को देख रहे होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द अंडरलाइंग काजेज, हमने उनको एड्रेस करना है। और उनको एड्रेस करने से मुराद ये है कि हम बेसिकली वहाँ पे कल्चर डेवलप करने जा रहे हैं। सो सेफ्टी कल्चर इन द इंडस्ट्री, इसको कैसे डेवलप करना है, इस पे कैसे, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनके आंसर हम सीख करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसमें एक्सीडेंट और सेफ्टी कल्चर की स्ट्रेंथ को रखें, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो तो यह है कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि एक्सीडेंट तो होने हैं, और उसका रिएक्टिव, उसके बाद हम रिएक्शन देते हैं कि उनको प्रिवेंट कैसे करना है, एक्शन प्लान बनते हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। यहाँ किसी ने बात की कि 2 साल बाद फिर वो चीज़ें उधर ही पहुँच जाती हैं, यानी वो इफेक्टिवनेस नहीं है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। तो जब सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होगा, गुड होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, रिएक्टिव अप्रोच लाइक दिस नहीं होगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज पे जब कोई एक्सीडेंट, कोई फायर सेफ्टी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस पे मैनेजमेंट फोकस कर रही होती है। ये एक मैच्योरिटी कर्व है, ये ब्रैडले कर्व कहते हैं इसको अगर आप फॉलो करें तो किसी एक्सीडेंट के होने के बाद यहाँ पे मैनेजमेंट जब फोकस करती है तो उसमें मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है, रिवॉर्ड, पेनल्टीज, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से, प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। रिड्यूस होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। इसके बाद जब मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ें इम्पोज की जाती हैं, वी आर गोइंग टू डेवलप, वी आर एट द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ सेफ्टी कल्चर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स ट्राई themselves to follow the rules, regulations and the restrictions imposed by management. तो यहाँ पे फिर हर बंदा, उसकी लर्निंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, वो सिस्टम को, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो है वो इस स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे पहुँचेंगे। बट स्टिल अगर हम कहें कि दिस इज़ अ गुड एंड पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, यहाँ पे स्टिल वी कैन नॉट से कि 0 इंसिडेंट होंगे। तो द फोर्थ स्टेज इज टीम वर्क। ये भाई ने क्वेश्चन किया कि सेफ्टी डिपार्टमेंट का रोल जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे इससे नेक्स्ट स्लाइड पे हम सेफ्टी का रोल भी डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब पूरी इंडस्ट्री या कोई प्लांट, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब एज अ टीम वर्क प्रोसीड करेगी विद रेफरेंस टू हेल्थ एंड सेफ्टी,
तो डेफिनेटली वी कैन से कि इंसिडेंट एक्सीडेंट जो है वो मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे। रीज़न बीइंग दैट कि टीम्स जो हैं वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप, एक प्राइड आता है और टीम वर्क से वो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम ये these are the stage, this is the maturity curve. When we work together as a team, we can be able to reduce incident accidents. Important considerations क्या हैं, problems क्या हैं, action strategies क्या होनी चाहिए, जो questions आए कि safety का role क्या है। तो role of HSE function actually क्या है, advisory to the management, to the leadership and supervisory to the workers or to the staff. Safety का roles क्या है कि system health and safety management system को develop करना, उसको implement करना, उसको monitor करना। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी का मेन रोल ये है कि सारे लोगों को एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है, सो दैट कि हर बंदा, हर वर्कर, हर एम्प्लाई उस ऑर्गेनाइजेशन का वो अपने आप को एज अ सेफ्टी एम्बेसडर समझे और अपनी सेफ्टी का और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल करे। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग अवेयरनेस दी जा सकती है। हेल्थ एंड सेफ्टी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होने चाहिए हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि ये जो अवेयरनेस है ये हम यहाँ पे वेट करें कि कोई फायर एक्सपर्ट आएगा इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ इंसिडेंट, तो उससे पहले हमें इस चीज़ पे प्रोएक्टिव अप्रोच पे जाना चाहिए कि जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि इन केस ऑफ इंसिडेंट अगर यहाँ पे हम मौजूद हैं, फायर इंसिडेंट गॉड फॉरबिड हो जाता है तो हमें क्या करना है, इवैक्यूएट कैसे करना है, फायर इमरजेंसी एग्जिट्स किधर हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें हैं सारी। कुछ इनिशिएटिव्स हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए कि टीम्स बनने चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, और उन लोगों को आप एंगेज करें, इन्वॉल्व करें, और उसके अलावा हैज़र्ड, फायर सेफ्टी के हैज़र्ड या ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड हैज़र्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई करें, एड्रेस करें हर लेवल पे, और पूरी मैनेजमेंट को एंगेज करें टॉप टू बॉटम, और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द डिपार्टमेंट, एट पीयर लेवल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल पे ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंक्लूजन में ये है कि दिस इज़ नॉट द रोल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और अ फायर फाइटर or fire expert or a safety expert. Rather, it is role and responsibility of everybody working in an organization. अब उनको engage करना, उनको involve करना, ये health and safety department का role है। उनको guide करें, direction दें, supervise करें, monitor करें, और उनके पे definitely performance evaluation और उसकी जो है overall पूरे system की evaluation करें। ये है safety department का role। बहुत शुक्रिया जमशेद बाबर साहब, चराट सीमेंट थे। सवाल आया था बड़ा खूबसूरत यहाँ से कि HSE क्या करे, क्या सारी जिम्मेदार है, टीम अप होना पड़ेगा विद द फायर फाइटर, विद द इमरजेंसी रिस्पॉन्डर एंड विद द EHEC पर्सनल। 5.5 फीट का ये गोश्त पोस्ट का इंसान पूरी इंडस्ट्री की हिफाजत नहीं कर सकेगा। HSE में एडवाइस होती है, HSE एडवाइज़र्स होते हैं, वो आपके डूज़ एंड डोंट्स आपको बताएगा, आपका खैर खा है वो, उसके साथ टीम अप हो, अदरवाइज सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% सबकी जिम्मेदारी है। और अभी बाहर जहाँ खड़े थे तो एक साहब एनवायरनमेंट पे को काम करते हैं, किसी मीडिया पर्सनल हैं वो, और एनवायरनमेंट ख़ास तौर पे फोकस करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बातें करते हैं। तो उनकी बातों से एक बात ख्याल आया कि हम एक मखसूस मौजू HSE इंडस्ट्री के अंदर के एनवायरनमेंट की सिर्फ बातें कर रहे हैं, और जबकि ये है फायर सेफ्टी का प्रोग्राम और ये मल्टी डायमेंशनल है। जंगल पे उन्होंने बात की, मैंने कहा एनवायरनमेंट बहुत बड़ी तबाही कर रहा है ख़ास तौर पे जंगल की वजह से। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरिया मिस्टर शौकत अली, मेरी उनसे मीटिंग हुई और रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे, उससे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, जंगल फायर पे बात हुई। पहले मजाक में लेते रहे, अल्लाह ही बुझाए इसको, बारिश हो जाए, फलाह हो जाए। बाद में जब मैंने कहा सर मैं एक सीरियस आदमी हूँ, आप मुझसे संजीदा बात करें, ये एक बहुत संजीदा मौजू है। उसने कहा 38 ईयर मेरी सर्विस है,
और उससे पहले हमें विरसे में रिकॉर्ड तो मिला है। पाकिस्तानी हिस्ट्री के मुताबिक 3 फायर्स अ वीक इज़ एवरेज। जंगल फायर, वाइल्ड लैंड फायर, जंगल की आग, फॉरेस्ट की आग, और एक माइनर फायर में, फॉरेस्ट फायर में 5000 मैच्योर ट्रीज स्पॉइल हो जाते हैं। एनवायरनमेंट की तबाही अलग करते हैं, और एक मैच्योर ट्री जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में 500,000 का है। 5 लाख रुपए का एक पेड़ है जो हमें फॉरेन एक्सचेंज देता है। 5000 जल जाते हैं, और हफ्ते में 3 आगे लग रही हैं, और 75 साल से लगती चली जा रही हैं। और ओजोन लेयर की जो तबाही कर रही हैं आग की वजह से वो अलग। 50 दरख्त काटे जाते हैं, 500 दरख्त जला दिए जाते हैं उस चोरी को छुपाने के लिए। हमें पाकिस्तान में एक भी स्मोक जंपर नहीं है। दुनिया में जंगल की आग के लिए फायर फाइटर नहीं होता, स्मोक जंपर होता है। आज इस वक्त इंडोनेशिया, मलेशिया के जो जंगल हैं उनका हाल देखें, कैलिफोर्निया में देख लें, आप अमेरिका कनाडा के बॉर्डर के जंगल देखें। वाइल्ड एंड फायर फाइटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जंगल की आग की इतला देने के लिए थर्मल इमेजिंग रेडार पाकिस्तान में वी डोंट हैव ए सिंगल स्मोक जंपर। हमारा बहुत बड़ा मौजू है ये, इस पर काम करने की ज़रूरत है जी। और HSE के साथ हमें इकट्ठा होना होगा। हमें सदाबहार कोई चीज़ होती है ना, एवर यंग, हमेशा एक ही जैसा देखा, एक ही जैसा पाया, और बंदा ड्रीम करता है यार ऐसा होना चाहिए हमें भी। एज इज़ जस्ट नंबर। सदाबहार रहने की एक रोशन मिसाल हमारे माशरे में। हर शख्स उसे देखता है, इंस्पायर होता है, उसको सुनता है, तो फिर वो मुतासिर से भी 2 कदम आगे जाता है। हमारे दरमियान मौजूद वक्त की कमी की मुझे हदायत की गई है कि उससे इख्तिसार की दरख्वास्त ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आएगा और छा जाएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में वजाहत जोगी काइंडली सर। बहुत बहुत शुक्रिया। 60 का नहीं जी, 63 साल का हूँ। 3 साल आप मेरे माइनस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर की तकरीर के बाद मुझे कुछ करना है इंट्रो के बाद, तो मैं अपना ख्याल रखूँगा। मैं जब आ रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने पूछा कि घरेलू मामलात से बचाव का एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें जा रहा हूँ। और उसने ये भी पूछा कि आप ये क्यों पहन के जा रहे हैं, तो आप में से एक वाहिद मैं ही हूँ जो फायर सेफ्टी के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करके आया, ठीक है। तो मैंने फायर सेफ्टी पे ख्याल रखा। ये मेरी तरफ से वो कह लीजिए कि एक तरीके से मेरा कंट्रीब्यूशन है फॉर फायर सेफ्टी और फायर सेफ्टर्स के लिए। तो मैंने सोचा कि वही लिबास मैं पहन लूँ। तो मैं फायर सेफ्टी के लिए आ रहा था, लेकिन घर अहलिया को बताया कि आग का मामला है, तो आपके दरमियान और मेरे दरमियान जो बातें होती हैं उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है। तो आप समझ रहे हैं कि आग कैसे होती है। आप लोग बैठे हुए हैं जी, और यकीनन बैठे बैठे हम थक से जाते हैं तो ज़रा थोड़ी सी काहली आ जाती है, और यहीं पे फिर हादसात हो जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि अपने आप को एक्टिव कैसे हो जाएं। तो सबसे पहले सर अहमद, आपने अनीस साहब आपने जो बताया, मैं खुद एर्गोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो बहुत आला चीज़ें थी। सलीम साहब, सर आपकी बातें, सभी बातें अच्छी थी। मेरा ताल्लुक़ भी क्योंकि एर्गोनॉमिक्स से है, और हादसे जो हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों पे अमल नहीं करते। और मेरा जो स्पेशली शोबा है वो मस्कुलोस्केलेटल जो इंजरीज होती हैं वो एरिया मेरे पास है। तो हम देखते हैं कि इसी में आप बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये खड़ा होने का तरीका तो मैं आपको बता ही देता हूँ, और एक बैठने का तरीका है वो इस वक्त आपके काम आएगा। तो आप जब भी बैठेंगे तो आप अपनी कॉक्सिस जो बेस ऑफ स्पाइन है उसको चेयर के साथ या सोफे के साथ लगा के बैठेंगे तो आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी। और यकीनन इंजीनियर नदीम साहब ने फ़ौरन उसको सेट किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो सिस्टर के बराबर में कुछ चेयर रखी है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए और देखिए अभी आप कितने एक्टिव हो जाएंगे। बहुत कम सीटें मिलती हैं, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी कुर्सी दी है। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। अब मैं मुअज़्ज़िब अंदाज में बात करूँगा। तो हम जब बैठते हैं तो हमारी जो कॉक्सी टेल बोन है वो चेयर पे जहाँ पे आसानी से हम बैठ सकते हैं बैठ गए। उसके बाद जब हम पीछे गए तो हमने थोरेसिक लगाया, सीने का पिछला हिस्सा थोरेसिक लगा लिया। लंबर बीच में से फ्री है, लिहाजा ये L4 L5 में दर्द करेगा। तो आपकी कमर का दर्द की बुनियादी वजह आपके ऑफिस में गलत बैठना भी हो सकता है। सेकेंडली, इसका लुक पे बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं तो आपका पेट जो है वो रफ्ता रफ्ता बलून की तरह बाहर निकलेगा। तो अगर आप मोटे हो रहे हैं और कुछ भी नहीं खाते, कैंटीन में कम जाते हैं, तब भी आप मोटे हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप गलत बैठते हैं। तो आइए बैठते हैं सही तरीके से। तो जब भी आप बैठें कोशिश करें कि टेल बोन पीछे की तरफ जाए, और जब आप बैठें तो आपका लंबर और थोरेसिक फ्री रहे। अब आप बैठेंगे तो आपका वज़न भी घटेगा
और आप अलर्ट रहेंगे। तो अभी आप बैठ के देख लें, इंशाल्लाह अगली जो सेशन चलेंगे आप उसमें बड़े अलर्ट रहेंगे। वैसे नहीं रहेंगे जैसे आजकल मैं देख रहा था सबको वैसे नहीं रहेंगे, तो फ्रेश रहेंगे और आपको मज़ा आएगा। ये तो हो गया बैठने का तरीका, लेकिन आम तौर पे आप ऐसा नहीं करते। आप ऐसे करते हैं आते वक्त और जाते वक्त आप यहाँ पे होते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, खड़े होने का तरीका सबसे बेहतरीन है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें नमाज में ही बता दिया। जब हम नमाज में नियत के लिए खड़े होते हैं तो वो जो हमारा जेस्चर है उसको कहते हैं ज़ीरो ग्रेविटी पॉइंट। हम उस वक्त खड़े होते हैं जब हमारे पूरे जॉइंट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है नियत के वक्त। उसके बाद फिर रफ़ा दैन और जो भी हमें करना है हम वो करेंगे। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर आते हैं तो देखिए, ना हमारा वी शेप होता है, ना हमारा कोई हिप साइड में होता है, ना हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है, बिल्कुल ज़ीरो ग्रेविटी पे होता है। तो जब आप ऑफिस में कहीं खड़े होते हैं, जाते हैं, तो आपको इस तरह होना है। ये 2 पॉइंट तो मेरे इंपॉर्टेंट थे। और तीसरे पॉइंट ये है कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो क्यों ना आपको मैं बैठे बैठे वॉक करा देता हूँ। आपने जाना कहीं नहीं है, आप बैठें, इसमें आपको टेलबोन पीछे नहीं ले जानी। आप ऑफिस में बैठे और आपने सिर्फ एक हील को उठा लिया, तो दोनों पैर नदीम साहब नीचे रखिए, आप हमारे मॉडल हैं इस वक्त, ठीक है, सीधे बैठिए और एक हील को इस तरह से उठाते रहिए। अब आप क्योंकि ऑफिस में बैठे हैं, आप जा तो सकते नहीं कहीं, तो ये आपका एक सीटेड वॉक हो गई और आप अलर्ट हो गए। अगर आपने कहा इसमें ज़्यादा ही कुछ मेहनत करनी है तो अपने पैर को ऊपर भी उठा सकते हैं। अब ना तो आप ये गिला करें कि मुझे वक्त नहीं मिलता वॉक का, ये गलती है आपकी, क्योंकि आप वॉक करना चाह रहे थे, लेकिन ये बेहतरीन मौका है। अगर आप बैठे बैठे ऐसे कर भी लें, अगर बहुत सारे तो रुक जाए, ज़रूर रुकना ही पड़ेगा, वरना फिर वो वॉक करा देंगे। तो ऐसा ना करें कि उनको देख के आप ना रुकें। लेकिन एक बॉस भी यही करते हैं ऑफिस में, तो उनको अंदाज़ा होगा कि कुछ भी नहीं, ये बंदा हमारा अलर्ट होने के लिए कर रहा है। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब भी हम थकन हो रही है और इक्विपमेंट हमसे कोई छूट रहा है हाथ से, देखिए मेरे हाथ में ये बंधा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, उनको जो चीज़ होती है उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही ये सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, सciatica और नी ऑर्थोपेडिक हूँ। आप में से अक्सर लोगों को ये हुआ है। इस इक्विपमेंट की कीमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 150, 200, 250 रुपये है। इससे क्या होता है कि आपका जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ स्ट्रेच करता है। आप में से किसी को भी अगर इस वक्त भी दर्द है तो अपना हाथ सीधा कीजिए इस तरह, जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम हो, यानी दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेन पकड़ते में दर्द हो रहा है या कोई चीज़ गिर रही है। आपने हाथ सीधा किया, दूसरा हाथ नीचे से क्रॉस किया और अंगूठे को पकड़ लें ज़ोर से। अब जब आप स्ट्रेच करेंगे तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो आपको है, जो कि टनल में से आपके मीडियल नर्व्स गुजर रही है, ये बहुत रिलीफ देगा। आपका अंगूठे में से जो ये सुनपन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी अलामत है गिलास का हाथ से छूट जाना, इक्विपमेंट का सही ना पकड़ना। आपने पकड़ा इक्विपमेंट, लेकिन इक्विपमेंट नहीं पकड़ पाया जा रहा, या दर्द हो रहा है पकड़ते हुए, या बहुत छोटी चीज़ अगर आप पकड़ रहे हैं तो भी ये आपको होगा। कितनी सी चीज़ है, इसको क्या कर गया, आपने अंगूठे में पहना, थोड़ा सा स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके यहाँ बांध दिया। क्योंकि मैं अभी आया हूँ एक जगह से, एयरपोर्ट में बहुत देर ट्रैवलिंग करना पड़ी थी, तो बैग उठाने की वजह से मुझे खुद कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ था, और इसने मेरा अब तो बड़ा रिलीफ हो गया मुझे थोड़ी सी देर में। इतनी छोटी सी चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हम अपने वर्कर का जब लाइन पे वो काम कर रहा है तो बहुत मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर टेनिस एल्बो भी हुई है तो भी आप इसको यहाँ आराम से बांध सकते हैं। तो ये आराम से टैबलेट, ये लोकल है, हमें बाहर से भी नहीं लेना। तो क्यों ना हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे काम कर सकें। तो आपने वॉक मेरे ख्याल तभी भी की होगी थोड़ी सी, लेकिन आप रुक गए होंगे क्योंकि मैं रुक गया था। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, काइंडली ज़रा वॉक कीजिए, और वॉक करते हुए ज़रा एक काम कर लेते हैं। तो ये काम जो है ये हमारे नईम साहब के लिए होगा, ठीक है? ओके, मैं समझ रहा आप मुझे उठाने वाले हैं तो इसलिए मैं छोड़ गया था। नईम साहब के लिए, नईम हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो हम इसको नईम को एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं और बैठे बैठे अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं और नईम साहब को याद करके जरा इसको दोनों बजा लेते हैं। अब इससे क्या हुआ कि आपका पूरा जिस्म, जो नर्वस सिस्टम है,
जो कि 72,000 है, वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो बैठे बैठे आपने स्ट्रेच किया, हिला लीजिए। वो ताली यहाँ बजाने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन ऊपर जब आप बजाएंगे तो आपका आर्म्स, एल्बो, रिस्ट ये भी सही रही, सर्वाइकल के ऊपर अच्छा इफेक्ट आया और आपने सीधे बैठने के लिए आपको मदद मिली। तो आपके सारे मसल जो हैं अलाइन हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। गहरी सांस ले लीजिएगा, 2-3 तालियां इधर बजा लीजिए, बाकी जो बज जाएँ वो इधर बजा लीजिएगा, काम होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। गुजात भाई बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। कल जो है एक परसों लैंडी फायर स्टेशन पे एक फायर फाइटर की ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग के बाद उनकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कोशिश की गई कि नौजवानों का मोराल हाई किया जाए। हमारे दोस्त यहाँ पे इमरान ताज साहब वगैरह हम सारे वहाँ थे। तो वहाँ पे डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज आए हुए थे, जो म्यूनसिपल सर्विसेज जिनकी डाउन लाइन में फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू सर्विस आती है। तो उनसे मैंने वहाँ गुजारिश की कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग, मजबूत लोग, फिट लोग और चुकन्ने लोग होते हैं वो या पुलिस वाले होते हैं या फायर फाइटर्स होते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में इतने फिट होते हैं। हमारे यहाँ पुलिस वाला और फायर फाइटर जो हैं वो डी शेप में हैं, तमीज़ निकली हुई हैं और मकसद ये है कि प्रेजेंटेबल नहीं होते ज़्यादा। तो इनकी फ़िटनेस पे काम किया जाए, ये टैटू बनाए, पता लगे हाथ पैर की ये मजबूती का काम है, प्रेशर होल्ड करने हैं, घंटों फायर फाइटिंग करनी होती है, तो इनको एक जिम बना के दे दें आप। तो ये जिम की बात हमने रखी थी। HSC की दुनिया में वजात भाई हमारे पास एक मौजू है एर्गोनॉमिक्स के नाम से, कि कंप्यूटर पे काम करने वालों की हर चीज़ 90 डिग्री पे हम कहते हैं, इसरार करते हैं कि कमर को 90 डिग्री पे सीधा रखो और कंप्यूटर आपके सामने 0 डिग्री पे रहना चाहिए, ऊपर या नीचे ना हो। आपका जो कीबोर्ड है वो भी इसी तरह का डिज़ाइन हो। चेयर जो है, आम आदमी की चेयर जो है वो शायद 2-4 हज़ार की मिलती है, लेकिन कंप्यूटर चलाने वाले की चेयर शायद 1 लाख रुपए से ऊपर की होती है कि वो प्रॉपर्ली एडजस्टेबल होती है ऊपर नीचे। एर्गोनॉमिक्स एक HSC की दुनिया का एक बड़ा मौजू है जिस पे बात भी करते हैं हम लोग, लेकिन उसकी ज़रूरत है कि रोड खोदने वाला शख्स, मजदूर, मेहनत कश भी शाम को इतना बुरी तरह टूटा हुआ नहीं होता जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादा है लोगों का। और एर्गोनॉमिक्स के हवालों से जो इस वक्त जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनके आसाबी निज़ाम टोटल पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है अंदर से। HSC का एक ये मौजू है। हमारा ये सेशन अपने अख्ताम को पहुँचता है। इसमें हम अपने प्रेजेंटर्स जो आए इनकी शील्ड और इसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं ऑनरेबल, कि यकीनन रगों में जैसे खून दौड़ता है ज़िंदगी, इसी तरीके से तकरीबात में और मिशंस को आगे बढ़ाने के लिए सरमाया खून की तरह दौड़ता है। स्पॉन्सर्स के बगैर ये इदारे कामयाब नहीं होते, ना मिशन कामयाब होते हैं। तो दे आर सपोर्टिंग हैंड्स। उनकी भी शील्ड्स होंगी, आपकी भी शील्ड्स हैं।